आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क जेके न्यूज़ नेटवर्क पे आप इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी 370-35 के एबॉलिश करने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में जा रही है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ गुपकार अलायंस है। सारी बातें होंगी। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल इस्लाम और मेरे साथ हैं सईद शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ कौमी तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपना न सिर्फ कंट्रीब्यूशन दिया बल्कि पार्टी के लिए भी बहुत कुछ किया। कश्मीर की सरजमीन पर आवाम से वोट मांगने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद शाहनवाज हुसैन साहब। जी शुक्रिया। आपका इस्तकबाल है जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर। पहली बात ये होगी कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ दे दें ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर में आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, बाकी जगहों पर आपका तारुफ मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, जम्मू कश्मीर के एक एक आवाम के लोग जानते हैं। मैं जब एयरपोर्ट जो आज देख रहे हैं वो जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो मैंने फाउंडेशन ले किया था। मुफ्ती साहब हयात से थे, अटल जी के हाथों से करवाया था। जम्मू कश्मीर से हज की फ़्लाइट डायरेक्ट हमने कराई थी, मक्का और मदीना से जोड़ा था हमने। और अटल जी की सरकार के वक्त में उस सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर मैं आया था। रैली हुई थी जो पब्लिक मीटिंग, उसमें भी मैं उनके साथ वहाँ पे मौजूद था। तो मैं तो ऐसे जम्मू कश्मीर की आवाम से कौमी तर्जुमान के नाते टेलीविज़न पे मिलता रहता हूँ और आपके टीवी पे भी इंटरेक्शन होता रहता है। तो हम लोग आए हैं यहाँ। मैं चुनाव तक कश्मीर वैली के अंदर इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर यहाँ रहूँगा और ये लोकल बॉडी का चुनाव को हम आगे लेकर जाएंगे। नकवी साहब, शाहनवाज साहब, क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं तो पार्टी ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अनुराग ठाकुर जी, तरुण विजय जी, इन सब के साथ, तरुण चुग जी, इनके साथ यहाँ जिम्मेदारी दी है। तो जम्मू में भी हमारे नेता बैठे और अलग अलग पार्ट में सबको जिम्मा मिला है। तो मुझे कश्मीर तो कैसा लगा ये असाइनमेंट लेते वक्त? कैसा आपने महसूस किया कि क्या 4 अगस्त के बाद अब नवंबर तक जम्मू कश्मीर के लोग क्या उम्मीद और क्या तवक्कात रखे थे? और लोगों को एक तो ये है कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद मैं पहली बार जम्मू कश्मीर आया हूँ, श्रीनगर आया हूँ। यहाँ की हवाओं में, फ़िज़ाओं में सब साफ दिख रहा है कि 370 से लोग खुश हैं। वो जो गुपकार गैंग है वो भी इस बात को कबूल किया, तभी तो चुनाव के अंदर है। लेकिन वो लोग पहले चुनाव से पहले कहते थे कि हम धारा 370 को बचाएंगे। कोई अगर 370 को हाथ लगाएगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ की आवाम ने दिखा दिया कि यहाँ झंडा उठाने वाले भी लोग हैं और झंडे से मोहब्बत, तिरंगे झंडे से, भारत के झंडे से प्यार करने वाले भी लोग हैं। अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमें यहाँ की आवाम से जो वादा किया उसको हमको पूरा करना है। हमने ये वादा किया है, हमारी ज़िद है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है और उनकी ज़िद भी है कि हम जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। हम यहाँ विकास करके दिखाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे और जम्मू कश्मीर को सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी नौजवान बेरोज़गार ना हो। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे लेके चलेंगे। शाहनवाज साहब, जब जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करें तो मुल्क के अलग अलग हिस्से होने के बाद उस तरफ का हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा लगातार अपने चुनावी जलसों में कहते हैं कि हम लोगों ने ही तिरंगा उठाया, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और लगातार चीफ मिनिस्टर बनते रहे। क्या इनके खोने का डर बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह का था जिस वक्त आज दूरियां लग रही है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी में? नहीं, यहाँ की आवाम ने उठाया। इन लोगों ने तो मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है, ये फैमिली की पार्टी है। एक अब्दुल्ला साहब की फैमिली, एक मुफ्ती साहब की फैमिली, और ये फैमिली है। ये अपने लिए नहीं जीते, ये अपने बच्चों के लिए, ये अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को अपना नहीं मानते। ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के बाद उमर अब्दुल्ला के साहब के बाद उनका बेटा। ये एक फैमिली, एक परिवार
उसके लिए जी रहे हैं। हम लोग इस वतन की मिट्टी के लिए जीने वाले लोग हैं। हम जम्मू कश्मीर के गरीब के लिए आए हैं। हम यहाँ के उन लोगों के लिए आए हैं जिनको हक मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, ये परिवार बड़ा होता गया, ये दौलतमंद होते गए, इनके यहाँ पैसे रखने की जगह नहीं बची और गरीब के जेब में पैसा नहीं गया। जो हमने कहा 6.5 लाख का हम जो कवर देंगे, हम मोदी केयर में कोई बीमार है और अगर उसको हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन कुछ कराना है तो पैसे कहाँ होते थे। अब ये लागू नहीं किया था। धारा 370 समाप्त होने के बाद सारे कानून यहाँ लागू हुए। जो बिहार यूपी के गरीब को मिलेगा वो जम्मू कश्मीर के भी गरीब को मिलेगा, उनके अकाउंट में भी पैसा आएगा, उनको भी कोई भूखा रहने नहीं देगा। अभी आपने देखा बिहार में जो कोरोना का टाइम आया, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के लिए छठ तक के लिए अनाज दिया। तो गरीब को लगता है गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, ये हमें भूखा रहने नहीं देगा, ये हमारी फिक्र करेगा। ये बात है कि आज एक गरीब का बेटा देश का वज़ीर आज़म है और नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों से वो बहुत प्यार करते हैं। वो आए थे तिरंगा लेकर, लाल चौक पर फहरा के गए थे। तो शाहनवाज हुसैन तो साहब इसलिए तिरंगे के लिए भी जीते हैं। जी जी, शाहनवाज साहब जो यहाँ के परिवार हैं, ठीक है, पॉलिटिकल उनका कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो क्या इनको अपनाने की ज़रूरत के मुताबिक ना भारत वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय बोलें, तिरंगे का सम्मान करें, वो देश में वो ये बयानबाजी बंद करें कि चाइना को दखल देने को कहेंगे, पाकिस्तान की का गुणगान बंद कर दें। वो जैसे मैं शाहनवाज हुसैन अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह की मोहब्बत वो करें कि चाइना और पाकिस्तान की पैरवी करेंगे, कहेंगे हम मेन स्ट्रीम की पार्टी। ये नहीं चलेगा। गुपकार गैंग में इकट्ठे हो जाएं और पीछे से नेहरू परिवार का भी व्यक्ति इकट्ठा हो जाए, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू परिवार, ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी की वजह है। तो शाहनवाज साहब इलेक्शन एक साथ लड़ रहे हैं, ये 7 पार्टियां एक तरफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की, किस तरह से आप मुकाबला देखते हैं? देखिए, हम ताकतवर हैं तभी तो वो इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो अलग अलग लड़ लेते हैं हमसे। इसका मतलब बीजेपी की ताकत को महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। कांग्रेस तो कहीं नहीं है, जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ पतझड़ आ जाता है, देख रहे हैं जी जी, इस तरह बिखर जाता है, वो डाल से सारे पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। आरजेडी के साथ बिहार में गई, लालटेन पर हाथ लगा तो नीचे से तेल निकल गया और लालटेन बुझा दी उन्होंने। 70 लड़े 19 जीते, गुजरात में 8 लड़े 1 नहीं जीते, कर्नाटक में नहीं जीते। ये कांग्रेस पार्टी हार की गारंटी है और नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी, बीजेपी जीत की गारंटी। तो कांग्रेस पार्टी तो इनके पीछे, पर्दे के पीछे तो वही है, गुपचुप तरीके से। वो तो अमित शाह जी के ट्वीट के बाद कांग्रेस भागी गुपकार अलायंस से, भागो भागो, अमित शाह ने पकड़ लिया तो भाग के आ गए कहने जी हम गुपकार में नहीं है। पहले तो उनके अध्यक्ष ने बयान दिया, आप ही को दिया जी, कि गुपकार के साथ हैं, बाद में कहते हैं हम गुपकार के साथ नहीं है। तो ये मुल्क के खिलाफ जो बयानबाजी करने वाले नेता हैं, इनके साथ कांग्रेस समझौता करेगी, देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे। तो शाहनवाज साहब, जिस तरह से लगातार प्रेस वार्ता हुई या जो भी बीजेपी के सीनियर लीडरान जम्मू कश्मीर आए, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, गुपकार अलायंस के इंडिविजुअल फोरम पे भी और उनके जॉइंट फोरम पे भी, क्या तहकीकाती तौर पर या एहतियाती तौर पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है जिस तरह से इल्ज़ामात हैं? नहीं, चुनाव में तो वो करें काम जी, लेकिन दिल दुखता है, मन खराब होता है जब फारूक अब्दुल्ला कभी तो राम धुन भी गाने लगते हैं दिल्ली में और यहाँ पर आके जो है बड़े इमाम हो जाते हैं। कभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये दिल्ली में जोर जोर से बोलते हैं, दोनों हाथ उठा के कहते हैं भारत माता की जय। आज भी तो कहा मुल्क के साथ हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, मुल्क के साथ हैं तो क्या बात करेंगे मुल्क के साथ कैसे होंगे? जबान से। ये क्या तरीका आप कहेंगे? चाइना को दखल देने की इनवाइट कौन कर रहा है? कोई अलगाववादी कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। पाकिस्तान के फेवर में बयान कौन दे रहा है? महबूबा मुफ्ती दे रही। तो आप कैसे हैं? मुल्क के साथ हैं, मुल्क के साथ सारी फैसिलिटी लेंगे,
मुल्क की सिक्योरिटी लेंगे, सजाद मुल्क के लौल साहब- संसद में जाएंगे जी जी। और यहाँ बयानबाजी करेंगे मुल्क के खिलाफ, सजाद सेना लौल के साहब खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नज़दीक माने जाते थे। उनके कोटे से जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्टर बने थे जब मुफ्ती साहब या महबूबा जी वज़ीर आला थी। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हुआ। भले अभी तक सियासत चली, रीजनल पार्टीज एक साथ हुई जो काफ़ी इनकी आपस में बनती नहीं हाँ, थी। ये ताकत, इसका मतलब देखिए गठबंधन मैंने क्या कहा, जब एक शेर आता है ना तो या तो भाग जाते हैं सब या इकट्ठा होकर मुकाबला करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर मानते हैं तभी अलायंस है ना, ये तो कबूलत है, ये तो कबूल लिया ना कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकत है। जो गरीब आदमी है, जिसके लिए हमने काम किया है, जिसको फ़ायदा मिल रहा है, जिसको हुकूमत से पूरी फलाह बहबूद की स्कीम मिल रही है, उसके मन में सिर्फ बीजेपी है। तो क्या दूसरी पार्टी अब फिलहाल उभर ही नहीं सकती है पूरे मुल्क में? वही दूसरी पार्टी ने काम ही नहीं किया, मौका मिला चूक गए, तो चूक गए चौहान, अब तो हम ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को पूरे मुल्क के लोग इतना प्यार करते हैं कि जब तक वो हयात से हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे। जनता का प्यार है, डेमोक्रेसी है। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ईवीएम बैलेट से राजा पैदा होगा। तो जिसको मौका दिया नरेंद्र मोदी जी को। शाहनवाज साहब, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से मुल्क के साथ एक रिश्ते की जमानत थी जो लीडरान बताते रहे। मरहूम शेख साहब से लेकर आज तक लीडरान जमानत कहते नहीं, आए, अब डायरेक्ट रिश्ता है। कहते थे ये जो डायरेक्ट बिहारी रिश्ते- का जी जी। हक है वही कश्मीरी का हक इस मुल्क पर है। तो क्या इसको रोल बैक किया जा सकता है? क्योंकि अमित देखिए- शाह जी ने हाउस में कहा था कि शायद बाद में इस पे नजरसानी की जा सकती कभी है। नहीं 370 के लिए कहा। जब तक बीजेपी का एक वर्कर भी जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत 370 को नहीं हटा सकती। आप ये बताइए, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, क्या वो कब्र से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मुफ्ती सईद साहब बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो 370 भी जम्मू कश्मीर में दफना दी गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। ये बात मान ले, जो गुपकार गैंग के लोग हैं ये मान लें, ये झूठ मत फैलाइए। आपने यही तो राजनीति की, 370 को बचाने के लिए 50-60 साल राजनीति की, अब झूठ बोल रहे हैं हम 370 को वापस लाएंगे। नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हमने जो कानून बनाया है 370 को ख़त्म किया है, वो पार्लियामेंट ने ख़त्म किया है। हमने सारी चीज़ें देख कर की है, हमने दोनों हाउस से पास कराया है। इसलिए इसमें वो दिल बहलाने के लिए कोर्ट में तो हर मामले पे जा सकते हैं जी। कोर्ट में क्या है, आपका इंटरव्यू हुआ और वो इंटरव्यू पे कोई चला जाए कि ये इंटरव्यू को नहीं दिखाना चाहिए कि शाहनवाज बहुत सख्त बोले हैं, जी जी, बात चलेगी। मसला लेकिन चलता रहेगा। इंटरव्यू तो हो गया। तो क्या इसमें अब ये जो राजनीति चल रही है ये झूठ है, गलत है, बेबुनियाद देखिए, है? मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जितना जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी आपको भड़काएं आप बताइए, 370 कहीं से भी वापस आने वाली नहीं है। आपको यहाँ डल लेक आपका है, तो भोपाल का तालाब के भी मालिक आप हैं। हज़रत बल दरगाह आपकी, तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर जितना मेरा हक़ है उतना आपका हक़ है। इंडिया गेट आपका, चार मीनार आपका, लाल किला आपका, सब कुछ आपका। जो शाहनवाज़ का वो आपका, जो आपका वो मेरा। हम एक हैं, हम भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, हमको सारा हक़ है। और भारत के नागरिक होना ये गर्व की बात है। पहले भी वो नागरिक थे, लेकिन 370 की एक बीच में लाइन थी, कहाँ हक़ मिला था गरीबों को, गुजर बकरवाल को हक़ नहीं मिला, वो जो दलित समाज के लोग हैं उनको हक़ नहीं मिला। जो पाकिस्तान से आए अगर दिल्ली चले गए तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और रह गए अगर जम्मू कश्मीर में तो उनकी झोपड़ी रह गई। मैं तो खुद, आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जी के साथ कश्मीर कमेटी में नड्डा जी, रविशंकर जी, मैं राजनाथ सिंह जी के साथ आए थे। हमने कश्मीर का पूरा दौरा किया था। हम बारीकी से जानते हैं कश्मीर को।
आज से नहीं आते हैं, पिछले 5 चुनाव से कोई चुनाव नहीं है जब मैं आता नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए इन लोगों की बातें, यकीन कीजिए मोदी जी पे। मोदी जी पर यकीन करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी लॉन्च हुई और ये उस टेन्योर में हुई जब जम्मू कश्मीर में बेशतर लीडरान या वर्कर जो थे बंद थे, उसके बाद उनकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से। तो जी, मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, कहा यहाँ की लैंड और यहाँ के गवर्नमेंट नौकरियाँ जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों तक ही महदूद रहेंगी। कुछ दिन पहले ऑर्डर आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मुलाकातें होती है ये लीडरान भी क्या फिर गलत बोल गए? जो देखिए बिहार में भी जितनी नौकरी होती है वो बिहारी को मौका मिलता है 80%। दिल्ली में एडमिशन में 85% दिल्ली के लोगों को, लोकल को मौका मिलता है, तो पूरे मुल्क में मिलता है। यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम को का पहला हक तो रहता ही है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं पहले उनकी बेरोजगारी दूर करेंगे तब किसी की करेंगे ना। तो जम्मू कश्मीर के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी इकट्ठे चल रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? पॉलिटिकल अलायंस होता है वहाँ, नहीं वहाँ की कंपल्शन है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से आइडियोलॉजिकल कोई अलायंस नहीं। तो क्या आने वाले दिनों में इस अलायंस को एक बार फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है जिस तरह से? नहीं, हमारा कोई अलायंस ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं शाहनवाज साहब, जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी लोगों के पास क्या मुद्दा लेकर जाएगी डीडीसी इंतखाबात में? जब आप डीडीसी इंतखाबात की बात करते हैं, अब आप जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल कश्मीर में मौजूद हैं, बहुत सारे लीडरान का इल्ज़ाम है कि नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स को ना ही सिक्योरिटी, ना ही गाड़ी, ना ही एकोमोडेशन दिया जाता है। सिर्फ भाजपा और चंद पार्टी के लीडरान को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। ऐसा भेदभाव क्यों है? ये जब आपने कहा ना ये इल्ज़ाम है जी, देखिए हमें लोकल बॉडी में का चुनाव न हो, इसके लिए तो पाकिस्तान भी चाहता है चुनाव न हो, आतंकवादी भी चाहते हैं चुनाव न हो। तो क्या उनके ख्वाब पूरे होने दें? उनको पूरा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि उनकी जान की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और वैसी दिक्कतें बीजेपी के कैंडिडेट को भी आ रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं आया हूँ तो सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है ना जी, आपके इंटरव्यू के वक्त में भी सिक्योरिटी, जी, तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा या नहीं रखना होगा? रखना चाहिए, लेकिन जो सबों का। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एक इशू है, और वो सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, वो आवाम के लिए भी है। नगरोटा में किस तरह से वहाँ पे मार गिराए हमने 4 आतंकी, ऑल आउट कर रहे हैं। कई जो पाकिस्तान यहाँ टेररिज्म के लिए टेररिस्ट भेजता है उसके माथे पर मौत लिख देते हैं, पाकिस्तान वापस भी नहीं लेता, यहीं दफनाना पड़ता है, कब्रिस्तान में जगह बढ़ा देते हैं पाकिस्तानी आके। सरजमी हमारी, आ जाते हैं मरने के लिए पाकिस्तानी, वहीं रहें घर पे, यहाँ आएंगे तो मार गिराए जाए। शाहनवाज साहब, यहाँ का यूथ मिलिटेंसी में जा रहा है और पढ़ा लिखा जा रहा है, और नहीं, बहुत कोशिश की गई है कुछ दिनों से। अब सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशंस में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करके सरेंडर पॉलिसी को थोड़ा सा नहीं, यहाँ आगे ला रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी जितना प्यार बनारस के यूथ से करते हैं, गुजरात के यूथ से करते हैं, बिहार के यूथ से करते हैं, देश के यूथ, पूरे अलग अलग इलाके के यूथ से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार जम्मू कश्मीर के यूथ से करते हैं। क्योंकि यहाँ के यूथ को तो बहकाया गया है साहब। मैं 99 से आकर बता रहा हूँ वैली में नौजवानों को कह रहा हूँ कि ये जो भड़काने वाले नेता हैं ये तो सेफ रहेंगे घर में, और आपको मरवाएंगे। इनकी बातों में मत आइए। जो हथियार उठाएगा दूसरों के लिए, उसके सर पर मौत एक दिन नाचेगी, ये मान लेना चाहिए। जी, जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम लीडर हमेशा बात करता था कि पाकिस्तान के साथ बात करें, हुर्रियत के साथ बात करें, जो बातचीत चल रही। लेकिन आज भिखमंगे कंगाल देश से जो भीख का कटोरा लेके घूम रहा पाकिस्तान, जिसके यहाँ खाने को रोटी नहीं है, पेट में दाना नहीं है, सऊदी अरब इन सब से खैरात ज़कात पे वहाँ से मांग कर पुराने कपड़े मांग कर पहनने वाला पाकिस्तान, वो क्या, उससे क्या बात करें कंगालों से? लेकिन शाहनवाज साहब, बराबरी है क्या उससे? सही शाहनवाज साहब, लेकिन आज मेन स्ट्रीम पार्टी और दिल्ली के बीच में जो डिफरेंस है, इसको कैसे खत्म किया जाए? जो आपके ये अपने मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं, ये फैमिली पार्टी कहिए, ये एक परिवार की पार्टी है, जो अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए
अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करने के लिए काम करती है। ये लोग युवा नेता नहीं हैं, ये युवा बेटा हैं, बड़े नेता का बेटा। आप बनना चाहें एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किसी बड़े घर में आप पैदा हो जाएं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ये लोग, हम आए एक प्राइमरी स्कूल टीचर के घर में पैदा हुए और 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान के तारीख़ में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ, उन्होंने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काम किया मंत्रिमंडल में, हम साथ ही रहे। तो हम लोग ज़मीन से उठ के आए साहब, हमारी फैमिली में कोई सियासत में नहीं आया। हमारी तो एक पीर घराने की फैमिली है। हम लोग हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे, सैयद ताजुद्दीन मखदूम शाह। हमारे गांव का नाम ही बुज़ुर्ग द्वार है, यानी बुज़ुर्गों का दरवाज़ा। और वहाँ पैदा हुए। ईद में कपड़े बनते थे साल में। गरीबी देखी है, गरीबी में जिया है। ऊपर में वो जो घास होता है उसका छत, उसके नीचे रहें। जो पाकिस्तान से आए हुए जो रिफ्यूजी थे, जिनका हल अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली ने किया था, अब तो उनको वोटिंग राइट भी मिल रहा है। हम तो गरीबी हमने देखा है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचा, गरीबी देखी। हमारे यहाँ जो नेता हैं वो ज़मीन से उठकर आए हैं, गरीबी से उठकर आए हैं। और इनके यहाँ तो बड़े घर में पैदा हुए लोगों, जैसे पहले होता था मुगलिया दौर में, ज़िल्ले इलाही आज वो मुबारक हो, तशरीफ ला रहे हैं, नहीं खड़े हो जाएं। नहीं, कहा जाता था कि अब जो है शहजादा पैदा हुआ, हाँ, ऐलान होता था। उसको हार हीरे का दे दिया जाता था। अब यहाँ भी ऐलान होता है, मतलब अब्दुल्ला साहब के यहाँ ऐलान हुआ कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आए, फिर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के यहाँ ऐलान हुआ उमर अब्दुल्ला साहब आए। इन लोगों ने क्या किया है? नेताओं के घर में पैदा होकर अब सब परिवार वाले हैं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, नेहरू परिवार। तो ये परिवार का गठबंधन है, ये मेन स्ट्रीम का गठबंधन नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले। जो बंदूक उठाए हुए जवान हैं, अगर वो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, हथियार फेंकिए, कलम पकड़िए, आइए। मेन स्ट्रीम का मतलब है सबको लेकर चलना, सबकी फिक्र करना। हम फिक्र करेंगे, जो मुल्क के झंडे को उठाएगा, जो इस मादरे वतन को जिंदाबाद कहेगा, उसकी पूरी फिक्र करेंगे। आखिरी पे, क्या बीजेपी जो वोटरान और जब चुनावी ये दंगल ख़त्म होगी, क्योंकि ये जो स्टेट बट गया उसके बाद बहुत कम लीडरान यहाँ आए, क्या इसी तरह के प्रोग्राम रहेंगे? और नहीं, इसी मैं तरह बराबर आता रहूँगा। मैं अपनी पार्टी से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, तो सिर्फ चुनाव के लिए देंगे तो आप ताने मारेंगे, आप कहेंगे सिर्फ चुनाव में आते हैं। हम लोकसभा में आए थे, पुलवामा के इलाके में, कई जगह मैंने, तब भी मुलाकात हुई थी आपसे। अभी हम आए तो सिर्फ चुनाव नहीं आएंगे, चुनाव के बाद भी आएंगे, पूरा मुल्क आएगा। यहाँ टूरिज़्म इतना बढ़ेगा कि यूरोप का टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा। तो कहाँ पर देखते हैं ये मुकाबला? आखिरी सवाल होगा, एक तरफ सारी पार्टियां, एक तरफ बीजेपी, और अगर नताइज अच्छे नहीं आए तो जो कुछ पॉलिसी लेकर कंट्री चल, उसमें कमी आएगी? देखिए, उस पर कुछ नहीं है। ये लोकल बॉडी चुनाव है, ये किसी मुद्दे पर रेफरेंडम नहीं है, ये 370 पे चुनाव नहीं है। ये गांव कैसे डेवलप हों, डिस्ट्रिक्ट डीडीसी का चुनाव है, ये इसी मुद्दे पे है। कहीं वो कम जीते ज़्यादा जीते, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, उस पर चुनाव नहीं है। 370 दफन हो चुका है, और दफनाए हुए चीज़ों को जिंदा कोई भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शाहनवाज साहब, बात करने के लिए, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ बात करने के लिए। आगे भी इंशाल्लाह हम यहीं पे हैं। हम आपके चैनल पे कई बार इंटरव्यू देखते रहते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत देखा जाता है, और मेरे जम्मू कश्मीर का भी सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात यहाँ से निकली है तो दूर तक जाएगी, और उन नौजवानों तक भी ये बात पहुँचेगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, और आइए मुल्क के साथ, आइए मोदी जी के साथ, हम आपकी पूरी फिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में सैयद शाहनवाज साहब से बातचीत हुई, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। डीडीसी चुनाव के बाद क्या कुछ माहौल होगा
लेकिन एक तरफ बात ज़रूर है कि बीजेपी एक तरफ 7 पार्टियां हैं। क्रेडिबिलिटी और साख जो है तमाम पार्टियों की दाव पे लगी है। अब आवाम ने फैसला करना है कि वो किन पसंदीदा उम्मीदवारों को अपने सामने लाएंगे और क्या कुछ उनसे उम्मीद और तवक्कुआत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम आने के लिए। आगे भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा।